Hello, a very good morning to all of you. Welcome back to the Testament channel. आई होप आप सबों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा. बहुत सारा आप लोगों ने प्यार दिखाया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू. चलिए, तो आज हम लोग फिर एक नया टॉपिक के साथ जुड़े हैं. आज स्टार्ट करेंगे. आज के MCQ सेशन में हम लोग देखेंगे डार्क रूम टेक्निक, है ना. चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज what type of light is used in dark room to safely view and handle the unprocessed film. डार्क रूम में फिल्म अनप्रोसेस्ड फिल्म को सेफली हैंडल करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए किस तरह के लाइट का इस्तेमाल करते हैं. तो सबसे पहले आप लोगों को हम बताएं डार्क रूम में कितने तरह की लाइट का इस्तेमाल होता है. टाइप्स ऑफ लाइट. कौन कौन सा है. सबसे पहले आपका है जनरल इल्यूमिनेशन. जनरल इल्यूमिनेशन. दूसरा है सेफलाइट. और तीसरा है रेडियोग्राफिक एलिमिनेशन. ओके, तो डार्क रूम में कितने तरह का लाइट का इस्तेमाल किया जाता है. 3 तरह का लाइट का इस्तेमाल किया जाता है. तो पहला कौन सा है जनरल इल्यूमिनेशन. जनरल इल्यूमिनेशन कौन सा होता है. द यूजुअल लाइट, जैसे कि हम लोग रूम में लाइटनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, रूम में प्रकाशित पूरे रूम को प्रकाशित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से डार्क रूम में भी जब प्रोसेसिंग नहीं चल रहा होता है तो बाकी प्रोसेस को करने के लिए लाइक फॉर क्लीनिंग फॉर द अदर पर्पसेस वी यूज अ लाइट दैट इज जनरल इल्यूमिनेशन. द नेक्स्ट वन इज सेफलाइट. सेफलाइट क्या है. सेफलाइट एज द नेम सजेस्ट सेफ लाइट. किस तरह का लाइट है ये. सेफ लाइट है. And the third is radiographic illumination. This safe light is mounted overhead on the weight side. weight side पे आपका ये mounted होता है overhead and its distance की बात हम लोग आगे करेंगे. तो चलिए देखते हैं इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है. फ्लोरोसेंट लाइट बिल्कुल नहीं. इनकैंडेसेंट लाइट नहीं. सेफलाइट. सेफलाइट होता है एंड अल्ट्रावायलेट नहीं. सेफलाइट, द कलर ऑफ सेफलाइट इज रेड. रेड कलर का सेफलाइट होता है एंड कलर कैसा हो जाएगा आपका रेड एंड लेस देन 15 वाट. 15 वाट से कम का हम लोग बल्ब का इस्तेमाल करते हैं सेफलाइट के लिए. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ द एक्सरे फिल्म और फिल्म स्क्रीन कॉम्बिनेशन सिस्टम to define an age is termed as. फिल्म या फिल्म स्क्रीन के कॉम्बिनेशन सिस्टम में एज को डिफाइन करने की जो एबिलिटी होती है, एज को डिफाइन करने की जो क्षमता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं. एंड द ऑप्शंस आर रिजोल्यूशन, शार्पनेस, स्पीड, रेडियोग्राफिक मॉडल. ये थोड़ा बोल्ड लेटर में आ गया, कोई बात नहीं, ये भी स्मॉल में ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि ये हाईलाइटेड है. सो रिजोल्यूशन, शार्पनेस, स्पीड और रेडियोग्राफिक मॉडल. चलिए बताइए, फटाफट से बताइए. एनीवन फ्रॉम द सेशन, इनमें से कौन सा होगा. एज को जो डिफाइन करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं. रिजोल्यूशन, शार्पनेस, स्पीड और रेडियोग्राफिक मॉडल. फटाफट से बताइए. देखिए, जो एज को डिफाइन करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं. शार्पनेस. ओके, तो शार्पनेस क्या होता है. शार्पनेस होता है it relates to the level of detail and distinctness of age. क्या करता है ये. sharpness is related to sharpness relates the शार्पनेस किससे रिलेट करेगा. लेवल ऑफ डिटेल,
level of detail and distinctness of एज, है ना। ये बात हो गई शार्पनेस की। अब बात करते हैं रिजोल्यूशन किसे कहते हैं हम लोग। तो रिजोल्यूशन होता है, व्हाट इज रिजोल्यूशन? द रिजोल्यूशन इज द एबिलिटी टू डिफाइन द फाइन डिटेल, जो फाइन डिटेल होती है। चलिए, तो रिजोल्यूशन तो नहीं होना है ना। तो रिजोल्यूशन कहते हैं किसे, ये भी जान ले। एबिलिटी, रिजोल्यूशन किसे कहते हैं? ability to distinguish fine detail in the image, ability to distinguish fine detail in image। ध्यान रखिएगा, इससे बहुत सारे सवाल आते हैं अक्सर। रिजोल्यूशन, शार्पनेस, स्पेशल रिजोल्यूशन, इन सारे से अक्सर आप लोगों को सवाल मिलते रहेंगे, है ना। चलिए, स्पीड किसे कहते हैं? व्हाट इज द स्पीड? सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम, सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम टू एक्सरे और लाइट, सेंसिटिविटी ऑफ सिस्टम टू एक्सरे, है ना। आगे हम लोग देखेंगे स्क्रीन स्पीड। रेडियोग्राफिक मॉडल, मॉडल मीन्स क्या होता है? नॉइज होता है, रेडियोग्राफिक नॉइज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Which of the following layer of the film contains silver halide crystal? Not silver and silver halide crystal। फिल्म का कौन सा लेयर सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल को कंटेन करता है ना। तो चलिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि फिल्म में कौन कौन सा लेयर होता है। आई होप मेरे पास इसके इमेज हो। ये देखिए, फिल्म में कौन कौन सा लेयर है। द लेयर ऑफ द फिल्म्स आर ओवरकोट, ओवरकोट, इमल्सन, बेस, है ना। तो एक्सरे फिल्म का ये क्रॉस सेक्शन है, क्या क्या इसमें आएगा? ओवरकोट, इमल्सन, बेस, है ना। तो इसमें अब चलिए बैक टू द क्वेश्चन। Which of the following layer of the film contains silver halide crystal? ये सुपर कोट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरकोट भी बोलते हैं, है ना। बेस, adhesive layer, emulsion। चलिए बताइए फटाफट से, anyone from the session, which layer of the film contains the silver halide crystal? So that is the emulsion, emulsion layer contains the silver halide crystal। इसमें और क्या होता है? emulsion में क्या क्या होता है? सिल्वर हैलाइड एंड जिलेटिन। क्या क्या होता है इसमें? सिल्वर हैलाइड एंड जिलेटिन। अच्छा, इस सिल्वर हैलाइड में भी आप लोग देखेंगे तो रेशियो आता है AgBr प्लस AgI। सिल्वर हाइड में आपका आएगा सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर आयोडाइड। इसकी परसेंटेज होती है 95% प्लस 2%। कहीं कहीं पे आपको ये देखने को मिलेगा 98% एंड 95% प्लस 5%। and somewhere you will get this data as 98% plus 2%। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों देख लेना अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, हम लोग देख लेंगे, है ना। बेस, बेस किसे कहते हैं? बेस किस चीज का बना होता है? ये आपका बना होता है CTA, सेलुलोज ट्राइएसिटेट और पॉलिस्टर का बना होता है ना। अधेसिव लेयर एंड सुपरकोट। चलिए, अब अभी आप लोग को हम सेक्शन दिखा दिए थे, क्रॉस सेक्शन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द एंटी स्लजिंग एजेंट यूज्ड इन द फिक्सर इज। अच्छा चलिए पहले ये देखते हैं, यहां पे टर्म आया फिक्सर। द एंटी स्लजिंग एजेंट यूज्ड इन द फिक्सर, एज वी ऑल नो इन द डार्क रूम। डार्क रूम में जो प्रोसेसिंग हम लोग करते हैं, देयर आर बेसिकली टू साइड्स, ड्राई साइड एंड वेट साइड।
तो वेट साइड में हम लोगों को मिलता है मास्टर टैंक। मास्टर टैंक में सबसे पहला क्या होता है, डेवलपर, रनिंग वाटर जिसमें हम लोग रिंजिंग करते हैं, एंड फिक्सर। फिक्सर के बाद फिर से हमारा रनिंग वाटर या टैप वाटर जो भी हम लोग बोलते हैं फॉर रिंजिंग। तो डेवलपर, रिंजिंग के लिए रनिंग वाटर, टैप वाटर और फिक्सर, है ना। तो फिक्सर में ये जो प्रोसेसिंग आ रहा है, फिक्सर, फिक्सर में आपका है एंटी स्लजिंग एजेंट। तो स्लज का मतलब क्या होता है, स्लज मीन्स डेब्रिस, कचरा, है ना। तो एंटी स्लजिंग एजेंट, कौन सा एजेंट फिक्सर में है जो कि डेब्रिस को नहीं बनने देता है, डेब्रिस को नहीं जमने देता है। एंड द ऑप्शंस आर एसिटिक एसिड, हाइपो, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम सल्फाइट। देखिए एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या है, हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, वी गो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, है ना। तो एसिटिक एसिड क्या है, ये आपका एक्टिवेटर है। एसिटिक एसिड इज द एक्टिवेटर, ये हमारा एंटी स्लजिंग एजेंट का काम नहीं करता। हाइपो, हाइपो को हम लोग और क्या बोलते हैं, सोडियम थायोसल्फेट और अमोनियम थायोसल्फेट, है ना। हाइपो को हम, हाइपो में जो केमिकल यूज होता है उसका क्या नाम है, सोडियम थायोसल्फेट और अमोनियम थायोसल्फेट। तो इसका बेसिकली काम क्या है, इट डिजॉल्व्स द, ये जो है इसी को हम लोग कहते हैं एंटी स्लजिंग एजेंट। इसका काम क्या है, इट डिजॉल्व्स, इट डिजॉल्व्स द अनडेवलप्ड and unexposed silver halide leaving behind the developed silver halide। चलिए डेवलप्ड शॉर्ट में कर दे रहे थोड़ा, लिविंग बिहाइंड डेवलप्ड मेटालिक सिल्वर, है ना, लिविंग बिहाइंड डेवलप्ड मेटालिक सिल्वर। तो देखिए ये क्या कर रहा है, जो भी हमारा डेब्रिस जो स्लज है किसकी वजह से बन रहा है, बिकॉज ऑफ द अनडेवलप्ड एंड अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड। तो इसको अगर ये डिसॉल्व कर देगा तो हमारा कोई भी स्लज नहीं रहेगा। सो दिस इज एंटी स्लजिंग एजेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपो। एंड द केमिकल यूज फॉर द पर्पस ऑफ हाइपो इज सोडियम थायोसल्फेट और द अमोनियम थायोसल्फेट। ये फिक्सर होता है आपका, है ना। और दो ऑप्शन और बचे हैं अभी हमारे पास, सोडियम सल्फाइट एंड सोडियम कार्बोनेट। ये दोनों आपका क्या आएगा, ये दोनों केमिकल कहाँ इस्तेमाल होता है, बताइए फटाफट से, एनीवन फ्रॉम द सेशन, फटाफट से बताइए। देखिए जिन किन्हीं को भी दिक्कत हो वो हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो हमारे लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं, है ना। चलिए तो सोडियम कार्बोनेट क्या है, व्हाट इज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इज आल्सो द एक्टिवेटर। जब आप लोग केमिकल्स का देखेंगे, एक्टिवेटर ये किस में होता है, ये डेवलपर में होता है। एंड सोडियम सल्फाइड is used as preservative। ओके ठीक है। तो एंटी स्लजिंग एजेंट में फिक्सर में किसका इस्तेमाल किया जाता है, हाइपो का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल, द केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग द अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स फ्रॉम द फिल्म। अभी जस्ट हम लोग किया है ना, वैसा केमिकल जो कि अनएक्सपोज्ड अनडेवलप्ड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल को फिल्म से रिमूव करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिक्सर बोलेंगे। अभी जस्ट हम लोग देखें फिक्सर में कौन कौन करता है, ये काम किसका है, हाइपो का। हाइपो में दो चीज आप लोग को हम बताए, कौन कौन सा केमिकल, सोडियम थायोसल्फेट
एंड अमोनियम थायोसल्फेट। देखिए हम बार बार केमिकल्स के नाम बोल रहे हैं, नाम बता रहे हैं आपको, क्यों? दिस इज बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अक्सर सवाल इनसे मिलते हैं, आपको बहुत सारे सवाल इनसे मिलते रहेंगे, है ना। चलिए, तो इनमें अगर आप देखें तो सोडियम थायोसल्फेट जो होता है ये पाउडर्ड फॉर्म में होता है। ये किस तरह के फॉर्म में होता है? इट इज इन द पाउडर्ड फॉर्म। और ये किस फॉर्म में मिलेगा आपको? लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो द केमिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूविंग ऑफ अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल फ्रॉम द फिल्म इज फिक्सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ एग्जॉस्टेड डेवलपर सॉल्यूशन? निम्न में से कौन सा साइन एग्जॉस्टेड डेवलपर सॉल्यूशन का है? ऑप्शन देखते हैं। डार्क फिल्म, क्लियर फिल्म, स्पॉटी फिल्म, स्क्रैच्ड फिल्म। डार्क फिल्म कब होगा? व्हेन देयर इज ओवर एक्सपोज्ड और ओवर डेवलप्ड फिल्म। डार्क फिल्म कब मिलने वाला है? जब ओवर एक्सपोज फिल्म होगा या ओवर डेवलप्ड फिल्म होगा। क्लियर फिल्म जब एग्जॉस्टेड डेवलपर हो जाएगा, जब डेवलपर एग्जॉस्ट कर जाएगा। व्हेन द डेवलपर इज एग्जॉस्ट, व्हेन जब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हम लोग कर चुके होंगे तो उनसे सारे जो भी आपके केमिकल के स्ट्रेंथ होंगे वो एग्जॉस्ट मतलब क्या होगा? खत्म हो जाना, उसकी रिडक्शन इन द पावर, रिडक्शन इन द कैपेसिटी, एबिलिटी ऑफ द केमिकल्स टू वर्क प्रॉपर्ली, है ना। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एग्जॉशन। तो एग्जॉशन में जब होगा तो क्या होगा? इट विल क्लियर द फिल्म। क्या करेगा? ये फिल्म को क्लियर कर देगा। स्पॉटी फिल्म कब होगा? व्हेन देयर इज डस्ट एंड डेब्रिस। एंड स्क्रैच्ड फिल्म, ये किससे होगा? स्क्रैच्ड फिल्म किससे होगा? दिस मे अकर बिकॉज ऑफ मिसहैंडलिंग, स्टैटिक चार्जेस, है ना, और भी बहुत सारे रीजंस मिल सकते हैं, एटसेट्रा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कर्व्ड ब्लैक और व्हाइट लाइंस ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ फिल्म ओवर द एंड ऑफ द फिंगर। कर्व्ड ब्लैक और व्हाइट लाइंस ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ फिल्म ओवर द एंड ऑफ फिंगर्स टर्म्ड एज। ये सवाल हम लोग पूछे हैं मार्किंग से, है ना। अगर फिल्म के एंड पे फिंगर मार्क मिलता है जो कि बेंडिंग की वजह से होता है, तो ये कौन सा हो सकता है? किस मार्क की वजह से हो सकता है? आइए देखते हैं ऑप्शंस। वाटर मार्क, स्टैटिक मार्क, क्रैकल मार्क, एयर बेल मार्क। सबसे पहले ये बताइए क्या आप लोग ये पढ़े हैं? क्योंकि ये सवाल थोड़ा टिपिकल है और आमतौर पे लोग इसको स्किप कर देते हैं। तो चलिए हम चारों ऑप्शंस को बताएंगे कि कौन सा क्या होता है। पहले ये देखते हैं कि इस जो सवाल है उसका आंसर क्या है। एंड द आंसर इज क्रैकल मार्क। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रैकल मार्क इज द लाइन, क्रैकल, बिकॉज ऑफ क्रैकल मार्क कर्व्ड ब्लैक लाइंस और व्हाइट लाइंस अपीयर्स ऑन द फिल्म ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ फिल्म ओवर द फिंगर्स, है ना। चलिए बात करते हैं वाटर मार्क किस में आएगा। स्टैटिक मार्क एंड एयर बेल मार्क। बताइए फटाफट से, एनीवन फ्रॉम द सेशन। वाटर मार्क जो होता है ये आपका राउंड स्पॉट्स होता है ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ सिल्वर पार्टिकल्स। वाटर मार्क क्या होगा? राउंड स्पॉट्स ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ सिल्वर क्रिस्टल्स, है ना। ठीक है, अब देखिए स्टैटिक मार्क। स्टैटिक मार्क किसकी वजह से होता है? स्टैटिक आप लोग पढ़ोगे स्टैटिक चार्ज। सो दिस इज द इलेक्ट्रीफाइंग और ट्री लाइक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रीफाइंग और
ट्री लाइक स्ट्रक्चर। क्रैकल मार्क तो फिंगर से आपका हो जाएगा। एयर बेल मार्क किसकी वजह से होगा? दिस इज बिकॉज ऑफ अपीयरेंस ऑफ बबल्स, एयर बबल्स। जब एयर बबल्स आपके दिखने लग जाते हैं तो एयर बेल मार्क्स उसे हम लोग कहते हैं। एयर बबल अपीयरेंस, है ना, एयर बबल का जब अपीयरेंस हो जाता है डेवलपर में, द फॉर्मेशन, अपीयरेंस और फॉर्मेशन इन डेवलपर, देन इट इज टर्म्ड एज एयर बेल मार्क। सो द आंसर इज क्रैकल मार्क। ठीक है, ओके, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। जिन किन्हीं को भी दिक्कत लगे किसी भी सवाल के एक्सप्लेनेशन में या किसी में, अगर किन्हीं को लगे तो वो हमें सवाल डायरेक्ट कर सकते हैं, वो हमारे लाइव सेशन से जुड़ सकते हैं या फिर वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द डेवलपर टेम्परेचर इज मोस्ट क्रूशियल एंड यूजुअली मेंटेन्ड एट। डेवलपर टेम्परेचर, नॉट ओनली डेवलपर टेम्परेचर, द होल टेम्परेचर ऑफ द डार्क रूम इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि डार्क रूम, एज द नेम सजेस्ट, डार्क रूम, इट शुड नॉट बी वेरी इल्यूमिनेटेड, इट शुड नॉट बी वेरी इट शुड नॉट हैव मच हायर टेम्परेचर, इट शुड नॉट हैव मच लेसर टेम्परेचर। साथ में उसकी ह्यूमिडिटी की भी हम लोग बात करते हैं, है ना। तो डेवलपर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इसको कितने पे हम लोग को मेंटेन करना चाहिए? 35 डिग्री, 37 डिग्री, 50 एंड 60? नहीं, ये ऑप्शन सारे गलत हैं। ऑप्शंस तो खैर ऑप्शंस है, लेकिन इसमें सही चॉइस है ही नहीं। चलिए एक ऑप्शन को हम लोग बदल देते हैं, इस 60 डिग्री के ऑप्शन को बदलते हैं। इसको हम कर दे रहे हैं 22 डिग्री, है ना। तो जो डेवलपर का टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 22 डिग्री। ऑल्दो इट रेंजेस फ्रॉम 20 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। ये 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड में इसका रेंज होता है डेवलपर टेम्परेचर, है ना। चलिए, तो इसमें अब हम लोग देखेंगे टेम्परेचर का रोल क्या है। टेम्परेचर में जैसे ही इससे अगर जो हमारा रेंज है, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द डेवलपमेंट शुड बी 20 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इससे टेम्परेचर ऊपर जाएगा तब क्या होगा, जब टेम्परेचर इससे नीचे आएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो व्हेन द टेम्परेचर गोज बिलो, टेम्परेचर बिलो 16 डिग्री सेंटीग्रेड एंड, तब क्या होगा। और दूसरी बात, टेम्परेचर मोर देन 24 डिग्री सेंटीग्रेड, तब क्या होगा, है ना। इन दोनों की हम बात करेंगे। तो अगर टेम्परेचर आपका 16 डिग्री सेंटीग्रेड से कम चला जाएगा, देन क्या होता है, डेवलपमेंट में जो आपका सबसे मेन केमिकल होता है कौन सा होता है? हाइड्रोक्यूनिकॉन, हाइड्रोक्यूनोन। हाइड्रोक्यूनोन एक्शन सीजेज। अब अगर कोई काम करना ही बंद कर देगा तो काम कंप्लीट होगा क्या? ऐसा होता है? आपको कोई काम दिया जाए, आप काम करना ही बंद कर दीजिए, वो काम कभी कंप्लीट होगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह से जब हाइड्रोक्विनोन जो काम कर रहा था उसका ही एक्शन सीज हो गया है, उसकी ही एक्शन बंद कर दी गई है, तो कैसे काम करेगा? सो इट विल प्रोलॉन्ग द एक्शन, प्रोलॉन्ग द टाइमिंग, ये टाइम ज्यादा लेगा, है ना। और व्हेन द टेम्परेचर इज बियॉन्ड 24 डिग्री सेंटीग्रेड, जब 24 डिग्री सेंटीग्रेड से ये कम ज्यादा टेम्परेचर होगा तो क्या होगा? डेवलपमेंट प्रोसेस इज इनहांस्ड। ये क्या होगा? इट टेक्स लेस टाइम। क्यों टेक्स लेस टाइम? दिस इज बिकॉज इमल्सन्स आर सॉफ्टेंड। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इमल्सन सॉफ्ट हो जाता है ना। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत? ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा है, द स्पीड ऑफ इंटेंसिफाइंग अ स्क्रीन
डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का स्पीड निम्न में से किन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? द थिकनेस ऑफ द फॉस्फोर लेयर, साइज ऑफ द फॉस्फोर क्रिस्टल, प्रेजेंस ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग डाइट, और ऑल द एबव। चलिए आप लोग फटाफट से बताइए, निम्न में से कौन सा होगा? दिए गए ऑप्शंस में से कौन से होंगे? फटाफट से बताइए। सबसे पहले इससे पहले भी स्लाइड में हम स्पीड की बात किए थे। स्पीड होता क्या है? व्हाट इज स्पीड? स्पीड ऑफ स्क्रीन, ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। ये क्या होता है? रिलेटिव एबिलिटी, relative ability of a screen to respond to X-ray और light। है ना? इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की रिलेटिव एबिलिटी एक्सरे या लाइट को रिस्पॉन्ड करने की जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? थिकनेस ऑफ द फॉस्फोर लेयर, साइज ऑफ द क्रिस्टल, प्रेजेंस ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग डाइट, ऑल द अबव। ये सारे ऑप्शन सही है ना? तो ये चारों हो जाएंगे। इन चारों फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज्ड इन बेस ऑफ द एक्सरे फिल्म? पिछले स्लाइड में पिछले क्वेश्चंस में हम लोग ये डिस्कस किए थे। आप लोगों को हम क्रॉस सेक्शन भी दिखाया फिल्म का, जिसमें कि आप लोग को बताया कौन कौन सा लेयर होता है। इमल्सन होता है, बेस होता है, अडेसिव लेयर होता है एंड सुपर कोट होता है, जिसे हम लोग ओवर कोट कह रहे थे। तो इनमें से कौन सा है? तो आप लोग को हम बताया बेस में किसका किसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं? सेल्यूलोज का इस्तेमाल करते हैं, सेल्यूलोज ट्राइएसिटेट, इसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CTA, एंड पॉलिस्टर, इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। इनका इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन क्या है? नॉट यूज्ड, तो नॉट यूज्ड में कौन सा होगा? कार्डबोर्ड होगा, है ना? तो इसका भी इस्तेमाल होता है, इसका भी। सो द कार्डबोर्ड इज नॉट यूज्ड एज बेस इन द एक्सरे फिल्म। CTA जो ये सेलुलोज ट्राइएसिटेट है, इट वाज यूज्ड प्रीवियसली अराउंड 1920s, 1920 के आसपास में जब हम लोग इस्तेमाल करते थे बेस के लिए, वो सेलुलोज ट्राइएसिटेट का था। हालांकि ये फ्लेमेबल था। किस तरह का ये था? फ्लेमेबल, ज्वलनशील जिसे हम लोग बोलते हैं। मिसहैंडलिंग, समटाइम्स इन केसेस ऑफ मिसहैंडलिंग इट कैचेस फायर। तो इसी के लिए फिर हम लोगों को किसी और चीज की जरूरत पड़ी। देन पॉलिस्टर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अराउंड 1960, 1960 के लगभग पॉलिस्टर को इंट्रोड्यूस किया गया। एंड इट इज स्ट्रॉन्गर देन stronger and more tolerant than cellulose triacetate। कार्डबोर्ड का इस्तेमाल हम लोग बेस में नहीं करते हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वॉल ऑफ द डार्क रूम शुड बी लाइंड विद द लेड सीट सम सब्सटेंस इक्विवेलेंट। सबसे पहली बात, डार्क रूम के जो वॉल होते हैं वो किस सब्सटेंस से लाइन किए जाते हैं? तो जो ये एक सवाल तो ये बन जाता है। दूसरा कि इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए? तो सम सब्सटेंस, तो सम सब्सटेंस में तो आपका पहले आ गया लेड। किसका हम लोग लाइनिंग करते हैं? लेड का करते हैं, है ना? अगर बात की जाएगी मटेरियल की तो लेड होगा। अगर बात की जाए थिकनेस का, नॉर्मल थिकनेस का, तो कंक्रीट की भी थिकनेस की हम लोग बात कर सकते हैं। एक्सरे रूम का भी जो वॉल थिकनेस होता है उसकी थिकनेस दैट मे बी मेड फ्रॉम द कंक्रीट। आइए सवाल देखते हैं। तो इन निम्न में से कौन सा थिकनेस, किस मटेरियल का थिकनेस कितनी होनी चाहिए जिसकी लाइनिंग डार्क रूम की दीवार की होनी चाहिए? तो 1.5 mm ऑफ लेड, 2.5 mm ऑफ लेड, 0.5 mm, 4.0 mm। सो द थिकनेस ऑफ द वॉल शुड बी द लाइनिंग ऑफ लेड टू line the wall
शुड बी 1.5 mm। एक चीज और आप लोग को बताएं, ये तो पहला हो गया वॉल थिकनेस, फॉर डार्क रूम। दूसरी बात, सेम थिकनेस 1.5 mm ऑफ लेड इज यूज्ड फॉर मोबाइल बैरियर। जो डिपार्टमेंट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं मोबाइल बैरियर का, उसकी थिकनेस भी कितनी होती है? द लेड लाइनिंग ऑफ द मोबाइल बैरियर थिकनेस इज 1.5 mm। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। What should be the distance between the सेफलाइट एंड द वर्क बेंच आइडियली? सबसे पहला सवाल याद कीजिए, सबसे पहला सवाल जो हम लोग किए थे सेफलाइट का। तो डार्क रूम में फिर से याद दिलाएं आप लोगों को, डार्क रूम में कितने तरह का लाइट का इस्तेमाल करते हैं? रेडियोग्राफिक इल्यूमिनेशन, जनरल इल्यूमिनेशन एंड सेफलाइट। जनरल इल्यूमिनेशन इज फॉर द जनरल पर्पसेस, फॉर द क्लीनिंग एंड द अदर वर्क्स। रेडियोग्राफिक इल्यूमिनेशन दैट इज माउंटेड ओवरहेड ड्राई साइड, जो कि रेडियोग्राफिक प्रोसेसिंग को करने के लिए होता है। और बाकी सेफलाइट, सेफलाइट इज फॉर द डेवलपमेंट, फिक्सिंग, फॉर बेसिकली फॉर द प्रोसेसिंग। जिसके डिस्टेंस हम आप लोगों को कितना बताएं? इट शुड बी माउंटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर, जो लगभग आपका 3 से 6 फीट कहलाएगा। इट शुड बी माउंटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर, ऑलमोस्ट इट रेंजेस फ्रॉम 3 to 6 फीट। और इसकी पावर कितनी होनी चाहिए? लेस देन 15 वाट। अच्छा ये बताइए, हम लोग सेफ डिस्टेंस और सेफ लाइट ये दोनों कैसे टेस्ट करते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि क्या डिस्टेंस आपका सेफ है और कितने जो पावर है, कितना पावर आपका सेफ लाइट का है वो सेफली वर्क करेगा हमारे एक्सपोज और अनएक्सपोज फिल्म के लिए? तो इसके लिए हम लोग करते हैं क्वाइन टेस्ट। कौन सा करते हैं? क्वाइन टेस्ट। ये क्वाइन टेस्ट क्या होता है भाई? ये अब नया चीज क्या आ गया? तो क्वाइन टेस्ट होता है, वी यूज टू पुट अ मेटालिक क्वाइन ऑन अ अनएक्सपोज्ड फिल्म। एक अनएक्सपोज्ड फिल्म हम लोग लेंगे और उस पर मेटालिक क्वाइन रखेंगे डार्क रूम में सेफलाइट के पास, है ना। एट द वर्किंग प्लेस, एट द वर्किंग डिस्टेंस, मतलब लगभग 1.2 मीटर नीचे रखेंगे। फॉर द टाइम, हम लोग टाइम वॉच करेंगे, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट। तो जितने टाइम में उसकी आउटलाइनिंग होगी, आउटलाइन अपीयरेंस, टाइमिंग, यही क्या कहलाएगा? सेफलाइट टाइमिंग कहलाएगा। दिस इज टर्म्ड एज सेफलाइट टाइमिंग, है ना। और ये जो टाइमिंग होगा इस पर आप ध्यान रखिएगा, द अनएक्सपोज्ड फिल्म इज 8 times मोर सेंसिटिव देन एक्सपोज्ड फिल्म। सॉरी the unexposed film is the pre-exposed film. The pre-exposed film is 8 times more sensitive. थोड़ा उल्टा बोला गया था। The pre-exposed film is 8 times more sensitive than एक्सपोज्ड फिल्म। मतलब जो पहले से जिस फिल्म को एक्सपोज कर दिया गया है वो फिल्म अनएक्सपोज्ड फिल्म से 8 गुना ज्यादा सेंसिटिव होता है। किससे? लाइट से। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द रिकमेंडेड टेम्परेचर फॉर द डार्क रूम? डार्क रूम को रिकमेंडेड टेम्परेचर कौन सा होता है? आप लोगों को पीछे भी हम बताएं, पहले ही बताएं। इट इज ऑफ रेंज 20 to 22 डिग्री सेल्सियस। तो इसको आप जब कन्वर्ट करेंगे तो आपका आएगा 60 to 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। ध्यान रखिएगा, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों में आता है, कभी कभी केल्विन में दे सकता है आपको, है ना। तो ये तीनों कन्वर्जन फैक्टर आप लोग को देख लेना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेवलपर कॉन्टामिनेशन इन द फिक्सर टैंक? अगर डेवलपर फिक्सर टैंक में डेवलपर का कॉन्टामिनेशन हो जाए, जैसा कि हम लोगों को पता है इन द वेट साइड there is a master tank. Master tank में sequentially अरेंज होता है. The first one is developer, then running water, then fixer. तो अगर डेवलपर और फिक्सर का कॉन्टामिनेशन हो जाए तो उससे क्या आउटकम्स आएंगे? आइए ऑप्शंस देखते हैं. इंक्रीज्ड फिल्म फॉग, डिक्रीज्ड फिक्सिंग टाइम, फिल्म टर्न्स वाइट और रिड्यूस्ड कॉन्ट्रास्ट. चलिए आप लोग फटाफट बताइए. एनीवन फ्रॉम द सेशन, क्या होगा? अगर फिक्सर टैंक में डेवलपर का कॉन्टामिनेशन होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? फटाफट से बताइए. इट विल इंक्रीज द फिल्म फॉग. इसके वजह से क्या होगा? फिल्म फॉग इंक्रीज कर जाएगा. वाई? बिकॉज डेवलपर कॉन्टामिनेशन कैन रिजल्ट इन, इससे क्या होगा? फॉग मेकिंग, है ना? इससे आपके फॉग बनने शुरू हो जाएंगे और इसकी वजह से क्या होगा? रेडियोग्राफ जो होंगे वो अनक्लियर होंगे. अनक्लियर रेडियोग्राफ अफेक्टिंग डायग्नोस्टिक वैल्यू. डायग्नोस्टिक वैल्यू. अगर फिक्सर टैंक में डेवलपर का कॉन्टामिनेशन होगा तो उससे क्या होगा? फिल्म फॉग इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? फॉग बनने शुरू होंगे और रेडियोग्राफ हमारे अनक्लियर होंगे, जो कि डायग्नोस्टिक वैल्यू को अफेक्ट करेगा. वी विल नॉट बी एबल टू डायग्नोज प्रॉपरली. अगर फिल्म की क्वालिटी घट जाएगी, इफ देयर इज डिटोरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ द इमेज ऑफ द फिल्म, देन द डायग्नोस्टिक वैल्यू मस्ट बी रिड्यूस्ड. हमेशा घट जाता है. अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. What causes chemical fog in manual film processing? अभी जस्ट देखें हम लोग. ऑप्शन है contaminated was water, not was water. Contaminated was water, light leakage, over development, high humidity. लाइट लीकेज की वजह से ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. ओवर डेवलपमेंट नहीं. हाई ह्यूमिडिटी नहीं. द आंसर इज कॉन्टामिनेटेड वॉश वाटर. अभी जस्ट हम लोग देखें, है ना? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. विच फेनोमेनन इज ऑब्जर्व्ड व्हेन एग्जॉस्टेड फिक्सर ओवरफ्लोज इन द डेवलपर टैंक? निम्न में से कौन सा फेनोमेनन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं जब एग्जॉस्टेड फिक्सर को हम लोग, व्हेन द एग्जॉस्टेड फिक्सर ओवरफ्लोज इन द डेवलपर टैंक? जब एग्जॉस्टेड फिक्सर अगर डेवलपर टैंक में चला जाए तो निम्न में से आपका कौन सा? देखिए, जब डेवलपर फिक्सर में चला जा रहा था तो क्या हो रहा था? इंक्रीज फिल्म फॉग. और जब फिक्सर डेवलपर में चला जाएगा तो क्या होगा? डेवलपर का क्रिस्टलाइजेशन होगा. क्या होगा? डेवलपर विल बिकम क्रिस्टलाइज. इंक्रीज फिल्म डेंसिटी नहीं होना है, डिक्रीज कॉन्ट्रास्ट नहीं होना है, ऑल द अबव तो बिल्कुल नहीं होना है ना? तो जब डेवलपर में फिक्सर का कॉन्टामिनेशन हो जाए तो उसमें क्या होगा? डेवलपर क्रिस्टलाइजेशन होगा. अब इसके वजह से क्या होगा? क्वालिटी और कंसिस्टेंसी, है ना? इट विल अफेक्ट द क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस. इससे क्या होगा? अफेक्ट क्वालिटी एज वेल एज कंसिस्टेंसी ऑफ डेवलपिंग प्रोसेस. जो चीज़ स्मूथली चलना चाहिए था वो स्मूथली नहीं चल पाएगा और इससे वो अफेक्ट कर जाएगा. चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिफ्लेक्टिव लेयर इन द इंटेंसिफाइंग स्क्रीन? इससे पहले हम लोग बात किए थे फिल्म की, अब सवाल आया है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का. तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या होता है और इसमें कौन कौन सा लेयर होता है? तो एज द नेम सजेस्ट, अच्छा चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं. आई होप इसकी इमेज हो मेरे पास. इंटेंसिफाइंग स्क्रीन ये रहा.
इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में कौन कौन सा लेयर है आपका? सबसे पहला है प्रोटेक्टिव लेयर, दूसरा है रिफ्लेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, फॉस्फोर, रिफ्लेक्टिव लेयर एंड प्लास्टिक बेस। ये 3 लेयर है आपका इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का, है ना। तो ऑप्शन मेरा क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द रोल ऑफ रिफ्लेक्टिव लेयर? रिफ्लेक्टिव लेयर का रोल क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, रिफ्लेक्टिव, देखिए ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, अब्जॉर्ब लाइट, रिफ्लेक्ट इमिटेड लाइट, तो ये रिफ्लेक्ट करता है। ये लेयर जो होता है इसमें क्या होता है? इट कंटेन्स TiO2, इट इज मेड अप ऑफ TiO2, टिटेनियम डाइऑक्साइड। टिटेनियम डाइऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिफ्लेक्टिव लेयर में कौन से केमिकल होते हैं? इट हैज़ आइदर टिटेनियम डाइऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मेन काम क्या होता है? टू रिफ्लेक्ट द इमिटेड लाइट। ये इमिटेड लाइट को रिफ्लेक्ट कराएगा। इसको बेसिकली इस तरह का डिजाइन किया जाता है, रिफ्लेक्टिव लेयर डिजाइन टू रिफ्लेक्ट द लाइट इमिटेड बाय द फॉस्फोर। जो फॉस्फोर के द्वारा रिफ्लेक्ट लाइट इमिटेड बाय फॉस्फोर। फॉस्फोर से जो लाइट इमिट होते हैं उसको वो रिफ्लेक्ट कराता है ना। रिफ्लेक्ट द लाइट इमिटेड बाय द फॉस्फोर टुवर्ड्स फिल्म। और इससे क्या होगा? इट विल enhance the quality, enhances क्वालिटी, है ना। तो देखिए वैसे भी हम लोगों को पता है व्हाट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बिंग अ रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट, है ना। एक रेडियोग्राफर होने के नाते, एक एक्सरे टेक्नीशियन होने के नाते, एक टेक्नोलॉजिस्ट होने के नाते हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू गिव द बेस्ट पॉसिबल इमेज विद द लिस्ट पॉसिबल डोज, है ना। तो जितने भी सारे इधर फिजिक्स लगा के इधर अलग मेथड्स लगा के हम लोग को करना, सबसे बेस्ट क्वालिटी देना है, तो ये आपके क्वालिटी को इन्हांस करेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डज द टर्म लैटिट्यूड रेफर्स टू? लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सरे फिल्म? एक्सरे फिल्म में लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? एंड द ऑप्शंस आर सेंसिटिविटी टू द रेडिएशन, ये क्या होता है? ये स्पीड होता है, पहले हम बता चुके हैं आप लोगों को। रेंज ऑफ एक्सपोजर टाइम, रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल डेंसिटीज एंड सेंसिटिविटी टू द टेम्परेचर रेंज, सेंसिटिविटी टू द टेम्परेचर चेंज। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा बताइए? एनीवन फ्रॉम द सेशन, व्हाट इज द आंसर? इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? द आंसर इज रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल डेंसिटीज। लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल डेंसिटीज। अच्छा, ये तो लैटिट्यूड का मतलब हो गया। और लैटिट्यूड जो होता है वो लॉन्ग स्केल कॉन्ट्रास्ट होता है। क्या होता है? लैटिट्यूड इज द लॉन्ग स्केल कॉन्ट्रास्ट, है ना। अब लॉन्ग स्केल कॉन्ट्रास्ट हो तो आप लोग पढ़े होंगे ग्रे स्केल, है ना। तो ये जो आपका ग्रे टू ब्लैक स्केल होता है वो किसकी वजह से होता है? लैटिट्यूड की वजह से ही होता है। ग्रे टू ब्लैक स्केल ये किसकी वजह से होता है? लैटिट्यूड की वजह से। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द ग्रेनीनेस ऑफ द इमेज इन रिलेशन टू द इंटेंसिफाइंग स्क्रीन? इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में निम्न में से कौन सा फैक्टर है जो उसके ग्रेनीनेस को अफेक्ट करेगा? ऑप्शंस देखते हैं। थिकनेस ऑफ द फॉस्फोर, चॉइस ऑफ द फॉस्फोर मटेरियल, स्क्रीन फिल्म कॉन्टैक्ट, रिफ्लेक्टिव लेयर, ट्रांसपेरेंसी। तो इनमें से कौन सा? थिकनेस, क्या फॉस्फोर की थिकनेस उसको अफेक्ट करेगा? या चॉइस फॉस्फोर मटेरियल का हम लोग कौन से फॉस्फोर मटेरियल की चॉइस करते हैं ये अफेक्ट करेगा? या फिर स्क्रीन फिल्म कॉन्टैक्ट अफेक्ट करेगा? तो इसमें आपका होगा चॉइस ऑफ फॉस्फोर मटेरियल। व्हाई? दिस इज बिकॉज समटाइम्स द चॉइस ऑफ फॉस्फोर smoothens
phosphor choice smoothens the image. क्या कराएगा ये? इमेज को स्मूथ करा देगा. A smoother and less grainy image. Smoothens image. और क्या करेगा? Reduces. छोड़िए, डायरेक्ट लिख लेते हैं reduce. Reduces image graininess. इमेज ग्राइनेस को ये रिड्यूस कर देगा. ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. देखिए हम लोग निरंतर लगे हुए हैं आप लोगों के मेहनत के, आपकी रिजल्ट के लिए. वी आर वेरी ओरिएंटेड टू योर रिजल्ट एंड यू ऑल्सो हैव टू डू द हार्ड एज वेल एज स्मार्ट वर्क. सिर्फ हार्ड वर्क करने से नहीं होने वाला है, अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे साथ साथ में तभी जाके आपको अचीव हो पाएगा. क्योंकि समय अब बहुत कम रह गया है ना. 26 तारीख को एग्जाम का डेट है और अब कितना दिन रह गया है? आज 9 तारीख हो गया. लगभग 15 से 20 दिन का समय है आपके पास. तो इसी समय में हम लोग को सब चीज़ रैप अप करना है, कंप्लीट करना. तो आप लोग भी लगातार मेहनत करते रहिए. और हाँ, जो भी दिक्कत लगे आपको वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. ओके, सो इन अ CR कैसेट व्हाट कैप्चर्स द लैटेंट इमेज. CR, क्या आप लोग CR कैसेट देखे हैं? देख, 3 चीज़ें हैं. पहला है डार्क रूम, दूसरा है आपका CR कैसेट, CR इमेजिंग, एंड थर्ड वन इज DR. 3 चीज़ें होती हैं. डार्क रूम, डार्क रूम में क्या होता है आपका? फिल्म स्क्रीन. फिल्म स्क्रीन का इस्तेमाल होता है. दूसरा आपका है CR, कंप्यूटर रेडियोग्राफी. तीसरा है आपका DR. DR में किसी भी कैसेट की जरूरत नहीं पड़ती है. तो CR में आपका क्या, किसका इस्तेमाल होता है? कैसेट का इस्तेमाल होता है. तो CR कैसेट में जो लैटेंट इमेज को देखिए, एक होता है आपका लैटेंट इमेज. लैटेंट इमेज किसे बोलते हैं? When the X-ray is exposed to the cassettes or film, the image which is not visible, जो visible image नहीं होता है, the information which is stored in the cassette is called latent image. इनविजिबल इमेज होता है ये, है ना. और विजिबल इमेज में वो कब कन्वर्ट होता है? व्हेन वी प्रोसेस द फिल्म, when we insert the cassette in the scanner, it is processed and it is visualized on the computer system. कंप्यूटर सिस्टम पे आपको वो दिखाई पड़ता है. तो latent image को कौन कैप्चर करेगा? इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फोर प्लेट, लेड फॉइल, फोम पैड. ये दोनों बिल्कुल नहीं होना. अब इनमें देखिए इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, इसमें भी आपका स्पेसिफिक पार्ट आएगा जो कि फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फोर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? IP बोलते हैं. आप लोग देखेंगे, अगर कैसेट को देखेंगे तो उसके बैक साइड में देखिए 2 लैचेज होते हैं. देयर आर 2 लैचेज, इस तरह से होता है. उस लैचेज को जैसे ही ओपन करेंगे आप तो आपको दिखेगा ब्लैक कलर का IP. सो द फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फोर प्लेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग द लैटेंट इमेज. चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ डेवलपर सॉल्यूशन. ये देखिए फिर से ये महत्वपूर्ण सवाल है, इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. ये सिर्फ एक पार्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे. डेवलपर में बहुत सारे चीज होते हैं. क्या क्या होता है आपका डेवलपर में? क्या क्या आपका आता है? सबसे पहला तो डेवलपर आएगा. दूसरा होता है आपका, चलिए यहां लिखते हैं, डेवलपर. सेकेंड वन इज एक्टिवेटर. रीस्ट्रेनर, प्रिजर्वेटिव, हार्डनर, सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट, एंड सॉल्वेंट. ये इतने सारे कंपोनेंट है आपके
डेवलपर के। ये याद रखना है, इनके सारे केमिकल नेम भी याद रखने होंगे, किसमें कौन सा केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है और किसका क्या फंक्शन होता है, ये भी याद रखना होगा आपको। ओके, सो द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द डेवलपर सॉल्यूशन, डेवलपर का प्राइमरी कंपोनेंट कौन सा होता है? एसिटिक एसिड बिल्कुल नहीं, सिल्वर नाइट्रेट बिल्कुल नहीं, हाइड्रोक्विनोन एंड सोडियम क्लोराइड। क्या आप लोगों को याद है? डू एनीवन ऑफ यू रिमेंबर दिस? विच इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द डेवलपर? एंड दैट द आंसर इज हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन या फिर और क्या होता है इसमें? और मेटॉल। और किसका इस्तेमाल किया जाता है इसकी जगह पे? फेनिडॉन, है ना? ये तीनों आते हैं आपके प्राइमरी कंपोनेंट में आ जाएंगे, हाइड्रोक्विनोन, मेटॉल और फेनिडॉन। सो यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, द चॉइसेस अवेलेबल। और अगर ये तीनों ऑप्शन रहेगा तो ऑल द अबव भी आप मार सकते हैं, है ना? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। When it comes to patient safety, which combination is preferable? अभी आप लोग को हम बताएं, हमारा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बेस्ट पॉसिबल इमेज विथ लिस्ट पॉसिबल डोज। हमेशा हम लोग को पेशेंट सेफ्टी ध्यान में रखना है। तो लिस्ट पॉसिबल डोज कैसे होगा? हाई स्पीड फिल्म, हाई स्पीड स्क्रीन, हाई स्पीड फिल्म, लो स्पीड स्क्रीन, लो स्पीड फिल्म एंड लो स्पीड स्क्रीन, लो स्पीड एंड फिल्म एंड हाई स्पीड स्क्रीन। तो पेशेंट डोज हमारा कम कैसे होगा? इट इज विथ हाई स्पीड फिल्म एंड हाई स्पीड स्क्रीन। इसमें आपका लो पेशेंट डोज डिजायरेबल होगा, लो पेशेंट डोज होगा, ठीक है? और अगर हम कॉम्बिनेशन कर दे, लो में तो आपका हाई हो जाएगा, हाई पेशेंट डोज, तो ये डिजायरेबल नहीं है। और अगर कॉम्बिनेशन की बात कर ले तो ये भी आपके डिजायरेबल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें भी पेशेंट डोज इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज्ड पेशेंट डोज इन कंपेयर टू द हाई स्पीड फिल्म एंड हाई स्पीड स्क्रीन। सो वी विल प्रिफेयर दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीटली एंड नॉन केमिकल प्रोसेस? बताइए, निम्न में से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो बिल्कुल ड्राई है और बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल का ये प्रोसेस किया जाता है? एंड द ऑप्शंस आर जीरो रेडियोग्राफी, कन्वेंशनल रेडियोलॉजी, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी, मैमोग्राफी, ऑल द अबव। तो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी, उसमें तो बहुत सारे केमिकल्स हम लोग बार बार देख रहे हैं अभी। मैमोग्राफी, व्हाट इज मैमोग्राफी? ब्रेस्ट इमेजिंग, इसमें बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होना है। मैमोग्राफी क्या है? ब्रेस्ट इमेजिंग है। ये भी नहीं होना है। ऑल द अबव बिल्कुल नहीं। बचा कौन? जीरो रेडियोग्राफी। चलिए, जीरो रेडियोग्राफी होता क्या है? व्हाट इज जीरो रेडियोग्राफी? इसमें हम लोग चार्ज पार्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, चार्ज प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? इन जीरो रेडियोग्राफी अ चार्ज प्लेट इज यूज्ड विच इज ऑफ अमॉर्फस सेलेनियम। किसका होता है ये? चार्ज प्लेट का इस्तेमाल करते हैं ऑफ, ध्यान रखिएगा ये सवाल आता है, शायद ये पीजीआई या फिर एम्स में सवाल पूछा गया था। अमॉर्फस सेलेनियम, है ना? अमॉर्फस सेलेनियम का इस्तेमाल करके इसमें हम लोग करते हैं। तो देयर इज नो यूज ऑफ एनी केमिकल्स टू रिकॉर्ड द रेडियोग्राफिक इमेज रादर देन फिल्म। इसमें फिल्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इसके साथ साथ इट गिव्स द एज इन्हांसमेंट। इसमें एज इन्हांसमेंट भी है। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग चार्ज प्लेट का यूज कर रहे हैं तो इसमें इन्हांसमेंट नहीं हो रहा। एज इन्हांसमेंट एंड बेटर कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जिन को भी दिक्कत लगे वो हमारे लाइव सेशन से जुड़ सकते हैं। एंड द स्टूडेंट्स इन द लाइव सेशन यू मे आस्क
जहाँ भी आपको दिक्कत हो, और जो भी हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हैं यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे, हमारे ऐप पे, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डेवलपर? निम्न में से कौन सा फंक्शन डेवलपर का नहीं है? निम्न में से कौन सा काम डेवलपर का नहीं है? रिड्यूसिंग एक्सपोज्ड सिल्वर हाईलाइट टू ब्लैक मेटालिक सिल्वर, रिमूविंग अनएक्सपोज्ड सिल्वर हाईलाइट, सॉफ्टनिंग द फिल्म इमल्सन, और इनहांसिंग द इमेज कॉन्ट्रास्ट। तो बताइए फटाफट से। रिमूविंग एक्सपोज्ड सिल्वर हाईलाइट, बिल्कुल नहीं, पहला ही ऑप्शन हमको मिल गया। हम लोग जब भी रिमूव करते हैं तो अनएक्सपोज्ड सिल्वर हाईलाइट को रिमूव करते हैं। अनएक्सपोज्ड सिल्वर हाईलाइट इज रिमूव्ड, ना कि एक्सपोज सिल्वर हाईलाइट को। यही हमारा हो जाएगा, है ना। ये हमारा काम होगा। दिस इज द वर्क ऑफ डेवलपर। सॉफ्टनिंग द इमल्सन ये भी होगा, पीछे भी हम लोग डिस्कस किए हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द आइडियल टाइम फॉर द फिल्म इमर्सन इन द फिक्सर सॉल्यूशन ड्यूरिंग द मैनुअल प्रोसेसिंग। मैनुअल प्रोसेसिंग के दौरान फिक्सर में कितने समय तक हम लोग फिल्म को डुबो के रखें? आइडियल टाइम, द ऑप्टिमल टाइमिंग फॉर द फिल्म इमर्सन कितना होना चाहिए? 30 सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट्स। 30 सेकेंड्स बिल्कुल बहुत कम हो जाएगा। इट रेंजेस फ्रॉम 1 to 4 मिनट, 1 से 4 मिनट तक हम इसे डुबो के रख सकते हैं। एंड द अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन 1 मिनट इज द आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक्सरे रेडिएशन कंट्रीब्यूट टू फॉर्म द लैटेंट इमेज। चलिए ये सवाल बहुत अच्छा है, परसेंटेज की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग पहले भी देखे हैं, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे more than 99% of energy is lost and less than 1% of energy is only converted into the X-ray। जो थर्मियोनिक इमिशन से आपका निकल के आता है इलेक्ट्रॉन्स, तो लगभग 99% एनर्जी आपके लॉस हो जाते हैं। किस में? इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड हीट। और सिर्फ 1% एनर्जी ही चेंज होता है किसके फॉर्म में? एक्सरे के फॉर्म में। तो वैसे ही आपका इमेज फॉर्मेशन में भी बहुत सारी एनर्जी का लॉस होता है। तो ये कितना होता है? तो लैटेंट इमेज में हमारा 3 to 10% ही कन्वर्ट हो पाता है। इस तरह का ऑप्शन कौन है? 1%, 2%, 3.6%, 30% नहीं होना। तो 3 से 10% ही आपका लैटेंट इमेज फॉर्मेशन में, 3 से 10% लाइट ही आपका लैटेंट इमेज के फॉर्मेशन में मददगार साबित होता है ना। Only 3 to 10% of energy is used to convert latent image, convert into latent image। चलिए ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। The half value layer in the radiography refers to the, what is half value layer? आप लोग को पता है पहले half value layer होता क्या है? This half value layer HVL, इसे हम लोग और क्या बोलते हैं? HVL, also called HVT, half value thickness। अब देखिए आपको इस नाम से ही सारा चीज क्लियर हो जाएगा। Just go in the depth of this word, half value thickness और layer। तो जो thickness half है ना, half value layer is defined as the thickness of material which is required to decrease or reduce the intensity of radiation to its half, है ना। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। The thickness of material that reduces radiation intensity by half, बिल्कुल यही हो जाना है, अभी जस्ट बताएं। The amount of radiation required to produce half darkness in film, नहीं, ऐसा नहीं होना है। Distance of the X-ray source, बिल्कुल नहीं, where the radiation is halved। The time taken for the radioactive, ये तो radioactivity की बात आ गई, ये भी नहीं। तो ये किसकी बात करते हैं हम लोग? थिकनेस की, सीट की। ये एल्युमिनियम इक्विवेलेंट में जाता है आपका, है ना। चलिए एक होता है आपका TBT,
TVT stands for 10th value thickness. The thickness of material which reduces the intensity by 1/10. in intensity. ये कितना रिड्यूस कर देगा? 1/10. और हाफ वैल्यू लेयर कितना करेगा? हाफ. ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. The main purpose of the stop bath in the film processing is. फिल्म प्रोसेसिंग में स्टॉप बाथ का मुख्य काम क्या होता है? स्टॉप बाथ हम लोग किसे बोल रहे हैं? रिंजिंग और द रनिंग वाटर विच वी यूज आफ्टर द डेवलपिंग. पहले डेवलप करते हैं, फिर स्टॉप बाथ इस्तेमाल करते हैं, फिर फिक्सिंग, फिर रिंजिंग, फिर ड्राई करते हैं हम लोग, है ना. तो इसमें क्या होगा? टू न्यूट्रल डेवलप द इमेज. बिल्कुल नहीं. अगर इमेज कंटिन्यू मेरा डेवलप होता रहेगा तो वो लगातार डेवलप होता तो ओवर डेवलप्ड हो जाएगा. फिक्स द इमेज, ये फिक्सर का काम होता है. न्यूट्रलाइज द डेवलपर, बिल्कुल यही हो जाना है. वॉश द फिल्म, ये भी नहीं, है ना. तो आपका स्टॉप बाथ का क्या काम होता है? टू न्यूट्रलाइज द डेवलपर. डेवलपर के एक्शन को ये न्यूट्रलाइज कराता है. क्या कराता है? इट ब्रेक्स द न्यूट्रलाइजिंग ऑफ इट न्यूट्रलाइजेज एक्शन ऑफ डेवलपर. भैया जितना काम तुमको करना था वो कर लिए, अब तुम शांत हो जाओ, है ना. तो जितना डेवलपर का काम था वो काम हो गया है. अब इसको हम क्या कहते हैं? अब तुम भाई साइलेंट हो जाओ, अब किसी और को काम करने का मौका दो. अगर एक ही इंसान काम करता रहे तो वो थक जाएगा, है ना, और फिर वो प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती है. चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. अच्छा, इसकी हम लोग अगर टाइमिंग की बात करें तो ये 30 सेकेंड्स डेवलपर का काम होता है. हालांकि ये वैरी करता है, लेकिन इनिशियली ये 30 सेकेंड्स होते हैं. चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े. द मेन पर्पस ऑफ रिप्लेनिश्ड इन रिप्लेनिशर होगा. द मेन पर्पस ऑफ रिप्लेनिशर इन ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग इज टू. ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग में रिप्लेनिशर का सबसे मुख्य काम क्या होता है? देखिए वर्ड आया रिप्लेनिशर. रिप्लेनिशर आप लोग देखे होंगे बहुत सारी जब युद्ध होता है, जब सेना लोग युद्ध करते रहते हैं, तो अगर वो एग्जॉस्ट होने लगे या फिर उनकी जब सोर्सेस की कमी होने लगती है तो उनको बैकअप भेजा जाता है, बैकअप टीम. इन द सेम वे इन द डार्क रूम व्हेन देयर इज एग्जॉशन ऑफ द केमिकल्स वी नीड टू फुलफिल दैट विद द हेल्प ऑफ रिप्लेनिशर. रिप्लेनिशर क्या करता है? उसको फुलफिल करता है. तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि रिप्लेनिशर का काम क्या है. आइए ऑप्शन देखते हैं. रिप्लेस द एग्जॉस्टेड केमिकल्स, वॉश द फिल्म, बिल्कुल नहीं. ड्राई द फिल्म, ये भी नहीं. एक्सपोज द फिल्म, ये भी नहीं होना है. इसका मुख्य काम क्या है? टू रिप्लेस द एग्जॉस्टेड केमिकल्स. जो बैकअप जाता है वो क्या करता है? जो सेना लोग थके हुए हैं, जो पहले से फ्रंट पे, उनको बोले भाई आप पीछे आ जाओ, हमको लड़ने दो, हम आपके लिए काम करेंगे. इन द सेम वे जो रिप्लेनिशर होता है वो आपके लिए बैकअप सप्लाई लेकर आता है. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर. द आइडियल पीएच फॉर द डेवलपर सॉल्यूशन. चलिए पीएच की जब बात आई है तो बताते हैं. डेवलपर की जो पीएच होती है वो कैसी होती है? बताइए. दो चीजें होती है. अच्छा ऑप्शन तो है ही, एसिडिक, न्यूट्रल, अल्कलाइन और वेरिएबल. एनीवन फ्रॉम द सेशन? बहुत आसान सा सवाल है और अक्सर ये पूछा जाता है और अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज भी कर जाते हैं, है ना. चलिए बताइए फटाफट से. एनीवन फ्रॉम द सेशन? ये कैसा होता है? इसका पीएच जो होता है, द पीएच ऑफ डेवलपर रेंजेस फ्रॉम 10 to 11. 10 से 11 पीएच रेंज डेवलपर का क्या होता है? 10 से 11. तो ये किस में आ जाएगा? हमारा अल्कलाइन में, है ना. और फिक्सर जो होता है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है. ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. Which of the following chemical in the developer solution act as the primary reducing agent? फिर से सवाल आया है डेवलपर का. आप लोग को हम पहले भी बताएं, डेवलपर में
कौन कौन से सवाल ये केमिकल्स आएंगे और क्या क्या काम होता है। तो डेवलपर में डेवलपर होता है जिसका काम क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का। और उसमें कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन, मेटॉल एंड फेनिडॉन। एंड फेनिडॉन। और इसी मेटॉल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलॉन बोलते हैं। देखिए दो चीज है, एक मेटॉल का नेम आपको मिलेगा इलॉन, और दूसरा अमोनियम थायोसल्फेट और सोडियम थायोसल्फेट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपो। ध्यान रखिएगा, इनसे सवाल आते हैं और लोगों को आमतौर पे वही नाम याद होता है, केमिकल नेम याद होता है, ये शॉर्ट नेम है या फिर ये याद नहीं रहता है। इसमें कौन जाएगा आपका, सोडियम थायोसल्फेट और अमोनियम थायोसल्फेट। ठीक है, तो इसमें आपका जो प्राइमरी रिड्यूसिंग एजेंट होता है कौन होता है, मेटॉल, हाइड्रोक्विनोन और फेनिडॉल। ऑप्शन देखते हैं, इलॉन, सोडियम सल्फाइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम ब्रोमाइड। ये सब में से बिल्कुल नहीं होना, ये तीनों में से। एंड द ऑप्शन एंड द आंसर इज इलॉन, इलॉन ऑल्सो कॉल्ड मेटॉल, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच इज मोर सेंसिटिव टू द एरियल ऑक्सीडेशन। अभी जस्ट ये सवाल हम लोग किए हैं। ऑप्शन देखिए, हाइड्रोक्विनोन ये वही रिड्यूसिंग एजेंट है, डेवलपर ही है, डेवलपर केमिकल्स। ये क्या है, डेवलपर। डेवलपर में कौन कौन आपका है, हाइड्रोक्विनोन एंड फेनिडॉन। तो इसमें आप देखिए कि ये दोनों का पहले काम क्या है, ये इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोक्विनोन एंड फेनिडॉन। तो हाइड्रोक्विनोन जो होता है वो स्लो एक्टिंग होता है। कैसा होता है ये, स्लो एक्टिंग। और ये स्लो एक्टिंग होता है, ये क्या होगा, रैपिड एक्टिंग। ये आपका ब्लैक कर्व देता है, और ये कैसा देगा, ग्रे कर्व देगा। किस तरह कर्व देगा, ये ग्रे कर्व देगा, है ना। तो इसमें जो आपका एरियल ऑक्सीडेशन का सेंसिटिव होता है वो हाइड्रोक्विनोन। अच्छा बात करते हैं, व्हाट इज एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन होता क्या है और कब होता है। तो वाइल डेवलपिंग, आप लोग देखे होंगे, जो लोग डॉक्टर में काम किए होंगे, जब हम लोग डेवलप करते हैं फिल्म को तो वी इमर्स द फिल्म एंड वी यूज टू टेक आउट द फिल्म टू वॉच आइदर इट इज वेल डेवलप्ड और नॉट। अगर नहीं डेवलप किया तो उसको फिर से इमर्स करते हैं। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना था, डोंट रिपीट इट फ्रिक्वेंटली। बार बार ये नहीं कि बस डुबाएं निकालें डुबाएं निकालें, तो इससे क्या होगा, एयर में आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एरियल, एयर मीन्स एरियल मीन्स एयर, एयर की वजह से उसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सो हाइड्रोक्विनोन इज मोर प्रोन टू द एरियल ऑक्सीडेशन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ टूडेज रेयर अर्थ कोटेड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इज। वर्तमान में रेयर अर्थ कोटेड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का सबसे मुख्य डिसएडवांटेज क्या है। इट्स इमिशन ऑफ लाइट इन द ब्लू रीजन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रम, its ability to convert the latent image into visible image. They are easy and expensive to separate from the earth. They have higher X-ray light conversion efficiency. They have higher X-ray to light conversion efficiency. ये सवाल में थोड़ा सुधार करना होगा, ये डिसएडवांटेज नहीं एडवांटेज की बात की जा रही है। निम्न में से कौन सा एडवांटेज है रेयर अर्थ कोटेड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का, तो ये कौन सा होगा, दे हैव हाई एक्सरे टू लाइट कन्वर्जन इफिशियंसी। जो रेयर अर्थ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होते हैं उनकी जो कन्वर्जन इफिशियंसी होती है वो कितनी होती है, 20 to 25%। रेयर अर्थ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कन्वर्जन इफिशियंसी। ठीक है,
अगला, और जो रेयर अर्थ वाले नहीं होते हैं उनका कितना होता है, 5% होता है ना। तो ये क्या है, आपका एडवांटेज में आ जाएगा। दे हैव हायर कन्वर्जन इफिशियंसी फ्रॉम एक्सरे टू लाइट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रेड सेफ लाइट इज कॉम्पेटिबल विथ फिल्म्स हैविंग, निम्न में से कौन सा रेड सेफ लाइट का कॉम्पेटिबल होता है फिल्म के लिए, है ना। तो रेड सेफ लाइट इज कॉम्पेटिबल विथ ग्रीन सेंसिटिव फिल्म, ब्लू सेंसिटिव फिल्म, येलो सेंसिटिव फिल्म और नन ऑफ द एबव। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ग्रीन सेंसिटिव फिल्म। ब्लू नहीं होना है, येलो नहीं होना है, नन ऑफ द एबव बिल्कुल नहीं। सो द रेड सेफ लाइट इज कॉम्पेटिबल विथ फिल्म हैविंग ग्रीन सेंसिटिव फिल्म, है ना। तो चलिए ये रहा आज का हमारे सेशन का। आज हम लोग बहुत सारे एमसीक्यू किए, बहुत सारे सवाल किए। तो आप लोगों को हम बता दें कि हम लोग लगातार आपके लिए जुड़े हुए हैं, लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप सबों को ही मेहनत करना होगा और हर दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और लगे रहिए। आपको जहां भी लगे कि आपको दिक्कत हो रही है, आप सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही आप जिन टॉपिक में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आपको लग रहा है कि ये टॉपिक छूट रहा है, ये टॉपिक से हमें कराना चाहिए, तो उसमें भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।